क्लास 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जिसके 3 पार्ट हमने पढ़ लिए। आशा करता हूँ तीनों पार्ट्स आपके ढंग से समझ में आ गए होंगे। हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा सेट्स का, समुच्चय होते क्या है, इनका यूज क्यों हम करते हैं, फिर हमने उनके प्रकार पढ़े, हमने उनका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए लास्ट वाले वीडियो में। हम चलते हैं बच्चों पार्ट 4 पे। इसमें हम क्या करेंगे, आपकी बुक कि एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न हल करेंगे, है ना। तो एक एक प्रश्न को हम डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो आराम से हर प्रश्न के बाद वीडियो पॉज करना, उसको नोट डाउन करना अपनी लैंग्वेज में और पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करना। और यदि अब तक के वीडियो आपके ढंग से समझ में आ गए होंगे तो 1.1 के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर देंगे मेरे साथ साथ। चलो बच्चों, बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, तो बच्चों तो बहुत आसान है, हमने सब कुछ पढ़ लिया। समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय कहते किसे हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को उनके बच्चों क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो उसी के आधार पर अपन करते हैं ना। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाली वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब बच्चों बताओ, मैंने क्या बोला था, सुपरिभाषित संग्रह से मतलब है कि उसको निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न नहीं होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। अभी क्या बताओ, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है, तो बच्चों जे से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से होते हैं, मैं लिखें एक बार कौन कौन से होते हैं, जनवरी, ठीक है, एक कौन सा होता है जून, और फिर कौन होता है जुलाई। यानी कि 3 महीने होते हैं जिनका पहला अक्षर बच्चों कहां से प्रारंभ होता है, जे से प्रारंभ होता है। बोलो हाँ है ना। यानी कि हम जनरली इनको क्या लिख दें बच्चों, अगर इंग्लिश की बात करें तो हम क्या लिखेंगे इनको। अब प्रॉपर मैं समुच्चय बना देता हूं। समुच्चय के लिए क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस, मंजिला ब्रैकेट। तो पहला तुम क्या लिखोगे, जनवरी, फिर कोमा लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, जून, फिर कोमा लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, जुलाई। अब एक बार बताओ, जे शब्द से प्रारंभ होने वाले, ये मेरे लिए भी ये 3 ही है, आपके लिए भी 3 ही है। आप किसी तीसरे व्यक्ति से पूछो कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले एक वर्ष में कौन कौन से महीने होते हैं, तो वो बंदा भी बच्चों क्या बोलेगा, वही जनवरी, जून एंड जुलाई बोलेगा। इसका मतलब सुपरिभाषित संग्रह हुआ, तो हम क्या बोल देंगे, यह एक समुच्चय है। अब बच्चों ध्यान से सुनो ना, हमें मैथमेटिक्स केवल समझनी है। फिर लिखते टाइम एक बात तुम दिमाग में फिट कर लो हमेशा ना, लिखते टाइम आपको ये समझना है कि एग्जामिनर केवल आपको देख पाएगा, वो आपको सुन नहीं सकता। यहाँ पर बच्चों आप मुझे देख भी पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो, बात समझ रहे हो क्या। यानी कि हम बात करें कंपटीशन एग्जाम्स की पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर बच्चों केवल हमें आंसर से मतलब होता है, मेथड कोई भी हो, चाहे हम शॉर्टकट लगा रहे हो चाहे लॉन्ग कट लगा रहे हो, यहाँ पर हमें प्रॉपर मेथड के साथ प्रॉपर आंसर, एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है। तो हम लोगों को इसमें क्या करना होता है, आप मेरी भावनाओं को समझो, मैं तुम्हें कैसे समझा रहा हूँ, आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। फिर आप कॉपी में उसको अपनी भाषा में लिखो, लेकिन आप ऐसा लिखो कि एग्जामिनर केवल आपको देख पा रहा है, उसमें सब कुछ लिख दो। ये मानो एग्जामिनर को कोई नॉलेज नहीं है, आपको उसको सब कुछ बताना है कि मैंने ये क्यों लिखा, मैंने इसका ये लिखा तो इसका रीजन क्या है, सब कुछ उसमें आपको मेंशन करना है। तो औचित्य में आप क्या लिखेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम अद्वितीय हैं, जनवरी, जून और जुलाई। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए इसको निर्णय करने का मापदंड भिन्न भिन्न नहीं है। इतनी भाषा आपको पूरी लिखनी है। ठीक है, फिर आपके पूरे नंबर मिलेंगे। आगे बच्चों रीजन समझ में और प्रश्न करते हैं। दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बच्चों जब ये आता है ना, सबसे बेस्ट की बात हो, प्रतिभाशाली की बात हो, विख्यात की बात हो, तो इसको निर्णय करने का मापदंड हमेशा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे इसने क्या बोला, प्रतिभाशाली लेखक, राइटर्स, तो क्या पता मुझे कौन सा राइटर पसंद हो, वो राइटर आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो ये तो बिल्कुल अलग अलग हो गया ना। इसका मतलब एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। आप ये रीजन लिख देना और हम क्या बोल देंगे, ये एक समुच्चय नहीं है। मैंने क्रॉस लगा दिया, आप क्या लिखेंगे, समुच्चय नहीं है। बात समझ में आ रही है। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब जो सर्वश्रेष्ठ को मापने का आंकलन हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। क्या पता किसी को ब्रायन लारा बिल्कुल पसंद है, किसी को ब्रायन लारा बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कोई सचिन तेंदुलकर को बिल्कुल बेस्ट मानता है, किसी की नजर में सचिन तेंदुलकर इतना बेस्ट नहीं हो। कोई विराट कोहली को बेस्ट मानता हो, कोई हरभजन सिंह को बेस्ट मानता हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कोई कपिल देव को बेस्ट मानता हो। यानी कि इसको
निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकता है, अतः एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, यह भी एक समुच्चय नहीं है। अरे समझ में आ रही ना बातें, बहुत ही आसान है ना। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब कोई आपसे पूछे कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह यानी कि आपके सभी साथियों का संग्रह, तो वो तो बिल्कुल सुनिश्चित होगा। यदि आपकी क्लास में 42 स्टूडेंट्स है, 42 विद्यार्थी हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 42 ही है। आपकी ही क्लास के किसी दूसरे बच्चे से पूछा जाए आपकी क्लास के बालकों का संग्रह, तो वो भी 42 ही बोलेगा। 42 का मतलब 15, 20, 25, 60 जो भी हो, यानी कि एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो हम क्या बोलेंगे, यह एक समुच्चय है। रीजन समझो और अपनी भाषा में लिखो, फिर आएगा मजा, है ना। क्लियर है। अच्छा, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह बिल्कुल सुनिश्चित होगा, बिल्कुल यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, बिल्कुल सुपरिभाषित होगा। क्योंकि बच्चों 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह 1 से लेकर 99 तक आएगा, 1 to 99, और वो सभी के लिए होगा। आप अपने दोस्त से पूछोगे कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का कलेक्शन बताओ, तो वो भी क्या बोलेगा, 1 से लेकर 99। मुझसे पूछोगे तो मैं भी यही बोलूंगा, आपसे पूछोगे तो भी, आपसे कोई पूछेगा तो भी आप यही बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो एक सुपरिभाषित संग्रह है, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी एक समुच्चय है। नेक्स्ट, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो किसी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर लेखक का नाम आ गया प्रेमचंद, प्रेमचंद मुंशी द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो फिक्स ही होगी ना। जैसा प्रेमचंद जी ने 100 उपन्यास लिखे, 50 लिखे, 60 लिखे, वो तो सुपरिभाषित है। बात समझ में आ रही क्या, सहमत होना मेरी बात से। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, यह भी एक समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब पूर्णांक मैंने तुम्हें बेसिक क्लासेस के वीडियो तुमने देख लिए हो, जो पार्ट 3 तक हम पढ़ चुके हैं। मैंने समझाया था पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस, प्लस, जीरो। लेकिन धन पूर्णांक तो जीरो इंक्लूड नहीं होगा, तो किसी से भी पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा, सर 1 से स्टार्ट होके अनंत तक चलेगा। बोलो है ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, यह भी एक सुपरिभाषित संग्रह। तो हम क्या बोल देंगे, हाँ जी ये एक समुच्चय होगा। बात समझ आ रही ना बच्चों। इसका लास्ट, पहले क्वेश्चन का लास्ट देखो, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह तो बिल्कुल सुपरिभाषित होगा। आप काउंटिंग कर सकते हैं। यदि आपके किसी क्लास के आपके किसी दोस्त से पूछा जाए कि पहली प्रश्नमाला में कितने प्रश्न हैं, तो बुक में काउंट करके वो आराम से बता देगा, साहब 20 है, 25 है, 30 है। आपसे पूछेगा तो आप भी वही बताओगे। किससे पूछे तो एक सुपरिभाषित संग्रह हुआ ना, तो हम क्या बोलेंगे, यह भी एक समुच्चय है। तो बच्चों बात इतनी सी है, समुच्चय के बारे में हम क्या जानते हैं, सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित से मतलब क्या है, उसको निर्णय करने का मापदंड पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए चेंज नहीं होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। तो बात समझ में आई। अब आपको वीडियो पॉज करना है, इसका एक एक का रीजन लिखना है अपनी भाषा में। बच्चों देखो, सब कुछ बोर्ड पे अगर पका पकाया मिल गया तो फिर वो याद होगा, और याद होने से आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव नहीं होगी। बात समझ आ रही है कि आपको खुद को मेहनत करनी है। अब आप वीडियो को आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। कॉपी बनाओ बढ़िया सी, उसमें सॉल्यूशन अपने हाथ से लिखो। आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया, उस वीडियो को दोबारा देखो, आपके पास ही रहेगा, ठीक है। मैं चलता हूं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, मान लीजिए एक समुच्चय ए, इसके अंदर अवयव कौन कौन से बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक। अब इनके बारे में मैंने तुम्हें समझा दिया पहले। अब देखो, पहले अगर मैंने बेसिक समझा दिया तो क्वेश्चन करने का मजा आएगा ना। अगर मैं पहले क्वेश्चन ले लेता तो अनकंफर्टेबल फील करते। अब मेरे साथ साथ तुम्हारे अंदर से भी आवाज आएगी, यदि आपने बेसिक्स देखे हो तो एक भी वीडियो स्किप मत करना। कोई अगर पार्ट 3 देख रहा है तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा बच्चों। आप पहले पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, मतलब सीक्वेंस से पढ़ो, बिल्कुल मजा आ जाएगा। जीवन में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, वादा है मेरा ना। ध्यान से देखो, इसके बारे में मैंने तुम क्या समझाया था, बिलोंग्स टू। अगर कोई अवयव उस समुच्चय का है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, और नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि उससे संबंध नहीं है। अब आ जाओ, क्या 5 इस समुच्चय में आ रहा है, क्या 5 इस समुच्चय का अवयव है, हम देख पा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यस बिलोंग्स टू। बस इतनी सी बात है, बहुत ही आसान है। अच्छा 8, क्या 8 इस समुच्चय का अवयव दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। तो तुम्हारे अंदर से क्या आवाज आ रही है, सर डज नॉट बिलोंग, ये लीजिए, ठीक है। आगे 0 इसमें बिल्कुल नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, इसका अवयव नहीं है, डज नॉट बिलोंग। 4 इसका अवयव है बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, ये लो साहब, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा 2 भी है इसमें, तो हम क्या बोल देंगे, बिलोंग्स टू। 10 और 10 इसमें नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग, ये लीजिए। भाई समझाया था ना उस दिन, बराबर है, बराबर नहीं है, किस चीज को नहीं है करना तो उसके ऊपर क्रॉस लगा दो बस, ठीक है। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू,
वीडियो पॉज करेंगे, दोबारा करेंगे बिना देखे, मतलब बहुत आराम से एक बार में बिल्कुल ढंग से पढ़ लो बच्चों। एक बार में ही अच्छी तैयारी हो सकती है, फिर आपको रिवीजन करना होगा बस। और रिवीजन करने के लिए वापस आप वीडियो देख सकते हैं। मतलब आपको आपकी मैथमेटिक्स की बुक कम से कम 5 बार करनी है आपके एग्जाम से पहले, ठीक है बच्चों। कहते हैं एक ही बुक को एक व्यक्ति जीवन भर पढ़ सकता है। हम उसको जितना रिपीटेशन करते हैं उतनी उसकी गहराई में जाते हैं, कहते हैं ना। और कहते हैं गुड थिंग्स रिपीटेशंस आर ऑलवेज अलाउड। अच्छी बातों का रिपीटेशन करना हमेशा लाभदायक होता है, ठीक है जी। आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब ये सब जाना पहचाना सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है तो हम ऐसे ही सल्टा देंगे, इनको तो ऐसे ही फोड़ देंगे हम जल्दी से, क्योंकि हमने पहले एग्जांपल्स कर लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए। मैंने तुम्हें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का निरूपण यानी कि पार्ट 2 में मैंने दूसरे वीडियो में क्या पढ़ाया था कि समुच्चय को 2 प्रकार से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, रोस्टर रूप, सूची विधि, इसको टेबुलर भी बोलते हैं। एक कौन सा था, सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण विधि। उनके क्वेश्चंस भी किए थे हमने, बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए थे। अब देखिए आइए क्या कह रहा है, लिखें रोस्टर रूप में x सच दैट, जहां x एक पूर्णांक है, ठीक है, इंटीजर है, पूर्णांक है, और -3 से बड़ा और 7 से छोटा है, यानी कि -3 भी इंक्लूड नहीं है और 7 भी इंक्लूड नहीं है। तो बहुत आसान है, ये लीजिए, ये लो साहब समुच्चय। इसका रोस्टर रूप क्या होगा बच्चों, ये मंजिला ब्रैकेट तो लगाना है। -3 इंक्लूड नहीं होगा तो -3 से बड़ा बच्चों कौन हुआ, -2, कोमा लगाएंगे, -1। बात समझ में आ रही ना, पूर्णांक है। फिर क्या आएगा 0, बोलो हाँ या ना। फिर क्या आएगा बच्चों 1, फिर क्या आएगा 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे क्योंकि इसने क्या बोला, 7 से छोटा, ठीक है। बस ये हमारा आंसर आ गया, खत्म। बहुत आसान है। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के जब क्वेश्चंस करते हैं तो बच्चों बिल्कुल लाजवाब मजा आता है, और जब मैथमेटिक्स में मजा आने लग जाता है तो नींद उड़ जाती है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं तो नींद नहीं आती, फिर हमारे को पढ़ने का मन करता है। बी क्वेश्चन में 2 क्या कर रहा है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है ना। तो आइए ये बी। अच्छा 6 से कम की बात करें तो प्राकृत संख्या बच्चों कौन से स्टार्ट होती है, 1 से शुरू होती है। तो 1, 2, अरे अपने आप अंदर से आवाज आ रही है ना, 4, 5। 6 से कम बोला तो बस यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। रोस्टर रूप का पता है ना, ठीक है। आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो क्वेश्चन में तीसरे का तीसरा क्या कह रहा है, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 डिजिट नंबर है ना, जिसके अंकों का योगफल 8 है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। अब देखो उसको बनाने का तरीका है ना, जैसे सॉल्यूशन देखने के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ बच्चे याद भी कर लेंगे, लेकिन याद नहीं करना। मैं कैसे सोच रहा हूँ, मतलब बच्चों सोचना सीखो। मैथमेटिक्स में ओरिएंटेशन डेवलप होनी चाहिए। क्वेश्चन को देखकर आपके अंदर से आवाज आना स्टार्ट होनी चाहिए। हो सकता है एग्जैक्ट आंसर आपका नहीं आ रहा हो, पर आप कुछ स्टेप्स तक तो पहुंचो। बात समझ आ रही है कि मैथमेटिक्स सीखनी है हमारे को, याद नहीं करनी, अप्रोच डेवलप करनी है, सोचना सीखो है ना। अब देखो मैं कैसे इसको करूंगा, इस सी सेट हमने लिया, रोस्टर रूप है, मंजिला ब्रैकेट हमने लगा दिया। अब 2 अंकों की संख्या लेनी है, तो हम 1 से शुरू होते हैं, ठीक है, कि पहली 1 होगी। अब उसको 8 बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, 8 बनाने के लिए योगफल क्या चाहिए, 7 चाहिए ना। तो सर पहला नंबर आप लिख दो 17, ठीक है। अब ऐसे याद नहीं, ऐसे नहीं करना कि पहले मैंने 62 ले लिया, 6 और 2 फिर 26 ले लिया, बिल्कुल आराम से। अब 2 को पकड़ लो, मतलब दिमाग में अरेंजमेंट जितना सिस्टमेटिक होगा उतना ही मजा आएगा, उतना ही कंफर्टेबल रहोगे तुम, है ना। कोई डिजिट, कोई अंक स्किप नहीं होगा हमारे से, है ना। 1 की बारी आ गई, अब 2 के लिए एडिशन 8 बनाने के लिए, योगफल 8 बनाने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है बच्चों, 6 की आवश्यकता है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका उल्टा भी ले लेंगे, 62, वो भी सही है, लेकिन हमें मतलब अरेंजमेंट बिल्कुल दिमाग में प्रॉपर होना चाहिए। 1 की बारी आ गई, 1 के साथ 7 आ गया, 2 की बारी आ गई, 6 आ गया। अब ले लो 3 के साथ कौन आएगा, 5। अब ले लो 4 के साथ कौन आएगा, 4 ही आएगा साहब। 5 के साथ कौन आएगा, 3 आएगा। 6 के साथ कौन आएगा, 2 आएगा, बोलो हाँ है ना। अच्छा 7 के साथ कौन आएगा, 1 आएगा। अब अगर 8 ले लूं तो 8 के साथ कौन आएगा, 0 आ जाएगा ना। पढ़ो, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या है तो सर 0 तो हो ही नहीं सकती, 0 तो हो ही नहीं सकती। अच्छा लेकिन क्या बोला, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, वो जब 8 और 0 मिला दूंगा तो 80 बन जाएगा, तो 80 तो प्राकृत संख्या में आएगा ना, तो हम इंक्लूड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आगे बढ़े, अब लेते हैं 9। अब 9 में तो एडिशन 8 करना है तो पॉसिबल है नहीं, हमको माइनस तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, योगफल। तो हमारा आंसर आ गया, खत्म, रोस्टर रूप बना दिया हमने।
इसकी टेबुलर फॉर्म बना दी हमने। बात समझ में आई क्या? 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 5 6 7 8, ठीक है। जीरो को लेकर कंफ्यूज मत होना, उसने नहीं बोला कि वो अंक प्राकृत संख्या हो गई, उसने बोला 2 अंकों की प्राकृत संख्या। तो 8 और 0 जब 80 मिलाया हमने तो दोनों मिलकर तो क्या बन गए? प्राकृत संख्या बन गई ना। आगे समझ में? आराम से पॉज करके नोट डाउन करना, ठीक है। 4 क्या बोल रहा है? एक समुच्चय डी है, एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या जो कि 60 की भाजक, प्राइम नंबर्स। मैंने अभाज्य संख्याओं के बारे में पहले ही पढ़ा दिया तुम्हें। मैंने क्यों पढ़ा दिया? क्योंकि मुझे पता था फिर इस प्रकार के दर्द आपके सामने उत्पन्न होने वाले हैं। अब कोई दर्द नहीं होगा, मुझे पता है, ठीक है। चलो आओ तो बनाए फिर समुच्चय। इसका सॉल्यूशन यहां लिख देता हूं बच्चों मैं ना, डी। चलो सब, अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 2 से। अच्छा 60 में 2 का भाग जाएगा, 3 में भी जाएगा और 5 में भी जाएगा। ये लीजिए खत्म, ठीक है। एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है, इसका मतलब 60 के अभाज्य गुणनखंड हम कर लें। अरे बोलो हाँ या ना, कर ले नहीं कर ले, सिखाऊं ये वाला। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे देखना एक बार, इसको यहाँ पे कर लेते हैं अपन, ठीक है। 60 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? पहले 2 से लिया अपन ने, कितना आ गया? 30। अगेन 2 से लिया, कितना आ गया? 15। 3 से लिया 5, फिर 5 से लिया 1, तो 2 3 और 5 ही आ रहा है। हालांकि 2 बार आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला था? समुच्चय निर्माण करते समय हमेशा कोई अवयव, यदि किसी अवयव की यदि पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो इस समुच्चय के अवयव कौन कौन होंगे? 2 3 और 5। इस तरह से आप कोई से भी प्रश्न कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या? वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, पहले खुद से सॉल्यूशन लिखो, वीडियो के सॉल्यूशन मत टीपना, नहीं आए फिर देखो, फिर नहीं आए दोबारा देखो, ठीक है। चलो 5वां, वही रोस्टर रूप। एक सेट ई ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। हमने क्या बोला था? जो अक्षर या जो अवयव पुनरावृत्ति हो रही होगी जिसकी, उसको एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसका क्रम मैटर नहीं करता। एक समुच्चय ई है, रोस्टर रूप के लिए क्या लगा दिया? मंझला ब्रैकेट लगा दिया हमने। चलो कौन कौन से बताओ? टी, ठीक है, आर, आई, देख पा रहे हो ना, जी, ओ, और भी कोई है क्या? वाई, टी आर आई जी ओ एन एम, और देख लो, टी आर आई जी ओ वाई एन एम, और कौन सा रहा बच्चों? ई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए कौन कौन से? टी आ गया हमारे पास, आर आ गया हमारे पास, आई आ गया हमारे पास, जी आ गया हमारे पास, एन आ गया हमारे पास, एम आ गया हमारे पास, ई आ गया हमारे पास, टी आ गया, आर आ गया, वाई आ गया, सब कुछ आ गया। ये लो जी। अब कोई अगर 2 बार आ रहा हो, जैसे देखो 2 बार कौन आ रहा है? ओ आ रहा है 2 बार, ठीक है। इसको मैंने एक ही बार लिया तो ये समुच्चय बन गया, बस खत्म क्वेश्चन। इतना सा तो क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 6। एफ बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बहुत ही आसान है जी, देखो बना दें अब तो। एफ समुच्चय ना हमारा सर, एक तो बी को ले लेते हैं हम, एक ई को ले लेते हैं, टी 2 बार आ रहा है, एक बार ले लो, ई पहले ले लिया हमने, अब हम क्या ले लेंगे? आर। ये समुच्चय बन गया, खत्म, रोस्टर रूप इसका। वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना, बहुत ही आसान बात है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अभी जो हमने प्रश्न किया था उसमें क्या था? रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए। अब किस में व्यक्त करना है बच्चों हमारे को? समुच्चय निर्माण, सेट बिल्डर। तो याद है ना, एक्स, जहां पी एक्स क्या था? उसकी प्रॉपर्टी, उसका गुणधर्म था। याद आ रहा है कुछ? चलो बच्चों देखो, कंफर्टेबल तभी रहोगे जब पिछले वीडियोस आपके ढंग से देखे हुए होंगे। कोई अचानक से पार्ट 3 पे आ रहा होगा तो अनकंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है। चलो अच्छा, 3 6 9 12 को देखकर क्या फील आ रहा है? अच्छा एक बात और आपको ध्यान है क्या? मैंने क्या समझाया था? समुच्चय निर्माण विधि में लिखते समय कोई यूनिक मेथड नहीं होता। हर बच्चे का मेथड अलग अलग हो सकता है, हर बच्चे का रिप्रेजेंटेशन, प्रदर्शित करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उसके गुणधर्म को, है ना, बनाते हैं। एक समुच्चय x, जहां अब x बच्चों देखो, तुम क्या बोल सकते हो? 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणक है। बोलो है कि नहीं है? लिख दे, आ जाओ। x 1 3 की गुणज संख्या है। अब 3 की गुणज संख्या तो बहुत इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, तो हमें इसकी लिमिटेशन करनी है, ठीक है। तथा
x किससे छोटा है बच्चों? 15 से छोटा होगा। ये लीजिए साहब, समझ में आई क्या? भाई इसकी प्रॉपर्टी तो लिखनी है हमारे को। x एक समुच्चय है जहां x 3 की एक गुणज संख्या है तथा x 15 से छोटा है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। अच्छा, कोई बच्चा इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मैंने क्या बोला था, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। x एक समुच्चय है जहां x बराबर 3n, 3 का मल्टीपल, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा क्या बोल सकते हैं बच्चों अपन, x लेस देन इक्वल टू 12। ये भी तो बात है कि 12 है, 12 से छोटा होगा। समझ में आई क्या बात? मतलब कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बस दिमाग में क्या रखना है, एक समुच्चय x जहां उसका गुणधर्म, मतलब एग्जामिनर को सब कुछ समझ में आ जाए कि ये जो मैंने लिखा वो इससे लिंक कर रहा है नहीं कर रहा, पूरा कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। देखो x 3 की गुणज संख्या है, सब गुणज संख्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब आगे ना बढ़ जाए इसके लिए मैंने क्या बोल दिया, x 15 से छोटा होना चाहिए। दूसरे में मैंने क्या लिखा, उसी को थोड़ा माहौल बना के लिख दिया, बात तो वही है। x बराबर है 3 का मल्टीपल 3 इंटू n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी मैंने बोल दिया क्योंकि नेचुरल नंबर को कैपिटल n से हम शो करते हैं, तथा x शुड बी लेस देन और इक्वल 12, यानी कि x या तो 12 होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। समझ में आई क्या बात? बढ़िया गया। प्रश्न नंबर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब ये 2 की पावर में इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों, बोलो हो रहा है नहीं हो रहा है ना? अच्छा, 2 की पावर में इंक्रीमेंट हो चाहे नंबर डबल हो, बात बराबर है क्या? जल्दी बोलो, बात बराबर है क्या? नहीं है, क्योंकि डबल करने का मतलब तो अगर मैं इसको 2n कर दूंगा तो 2 इंटू 5 10 होगा। ये तो 2 की पावर में इंक्रीमेंट हो रहा है, पावर बढ़ रही है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? देखो बच्चों, x जहां दिख रहे हैं 2 डॉट, जहां x बराबर 2 की पावर n, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x की लिमिटेशन आ रहा है 32 है ना, तो लेस देन इक्वल टू 32। ये लीजिए साहब, बिल्कुल सही जवाब। यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इस x लेस देन इक्वल टू 32 की जगह, केवल इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5। बात तो एक ही है ना, क्योंकि अगर 2 की पावर n हम करेंगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे कैपिटल की जगह छोटा n ले लो, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर हमने कर ही दिया ना। अगर दूसरे तरीके से लिखना तो n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। भाई n का मान 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। कैसे भी लिख सकते हो बच्चों, अद्वितीय रूप नहीं होता, ये मैंने पहले समझा दिया तुम्हें। अब धीरे धीरे अपन प्रश्नों की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो और है जी, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें बच्चों साफ साफ दिखाया जा रहा है 5 की घातों का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। अब अपने आप कर लोगे मुझे पता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। एक समुच्चय x जहां x बराबर है 5 की पावर n, n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। और यहां पे तुम क्या कर सकते हो, n शुड बी ये लो 4। भाई n का मान यानी कि जो घात हम लगाने वाले हैं वो 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 4 और 4 से छोटी ही होनी चाहिए। ये हमने इसका गुणधर्म लिख दिया, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 2 4 6 8, अभी डॉट 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 चल रहा है, इसका मतलब तो अनंत तक चलेगा, यानी कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी कि मैं इसमें इस तरह का कुछ नहीं करना जो हमने यहाँ पे किया। जैसे यहाँ पे हमने इसको बाधित किया ना, एक बाउंडेशन लगाई ना कि 4 और 4 से छोटा, यहाँ पे हमने लगाया 12 12 से छोटा, 15 से छोटा, जो भी हमने लगाया ना, यहाँ पर ऐसा कुछ लगाना ही नहीं है, तो अनंत तक है। तो जनरली तुम इसको ऐसे लिख दो, देखो ठीक है। x जहां, ठीक है, x बराबर 2n, x बराबर 2n, मल्टीप्लाई करना हमारे को, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां हम ऐसे भी कर सकते हैं, x एक धन सम पूर्णांक संख्या है, खत्म। धन सम पूर्णांक संख्या लैंग्वेज में लिख दो, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा अजीब सा लगता है बच्चों, इस तरह से लिखा करो, इसमें थोड़ा तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, क्योंकि बाद में जब हम रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो इस तरह की डेफिनेशन हम लिखने की कोशिश करेंगे वहां पे,
बजाय प्रॉपर लैंग्वेज की। जैसे इसको मैं ऐसे लिख देता, x एक धन सम पूर्णांक संख्या है, तो वो भी सही था ना। लेकिन हमें इस तरह की लैंग्वेज से फैमिलियर होना है। बात तो एक ही है, क्योंकि आगे रिलेशन फंक्शन में डेफिनेशंस मैक्सिमम इसी तरह की मिलेगी। तो फिर वहाँ पर कुछ बच्चों को डर लगेगा, ये बिलोंग्स टू आ गया, वहाँ बहुत सारे सिंबल्स आएंगे, तो वहाँ पर देखकर तुम्हें डर नहीं लगेगा। इसलिए मैं तुम्हें एक लिंकिंग करते हुए समझा रहा हूँ पूरा, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़े। 1 4 9 बच्चों, एक परफेक्ट स्क्वायर, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर, 9 भी पूर्ण वर्ग। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100। बात समझ में आएगी बच्चों सभी के। तो देखो ध्यान से, इसको क्या लिखा है अपन, एक समुच्चय x जहां x बराबर n स्क्वायर, n किस क्या है, एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। अब इसको लिमिटेड करना है, क्योंकि अनंत तक तो बिल्कुल नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, तथा यहां पे क्या लगा दोगे, तथा n छोटा और बराबर है किसके, 10 के। ये लीजिए, आ रहा है ना मजा, बहुत ही आसान है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना इन सब बातों को, ऐसा मत करना। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब याद आया कुछ, रोस्टर विधि को सूची विधि तो बोलते हैं। मतलब बच्चों पहले के वीडियोस यदि आप ढंग से देख रहे हो ना, तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे बोर्ड पे सॉल्यूशन करने से पहले आप कर लोगे। लेकिन वो जो मैंने प्रश्नमाला स्टार्ट करने से पहले मैं डायरेक्ट प्रश्नमाला भी स्टार्ट कर सकता था तुम्हारी। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों समझाया, ताकि प्रश्नमाला करते समय मेरे साथ साथ तुम्हारा पेन चलता रहे, ठीक है बच्चों। और समझने की कोशिश करना, लैंग्वेज मत देखना मैं क्या लैंग्वेज लिख रहा हूँ, आप भी बिल्कुल वैसे के वैसे लोगों, अपनी भाषा में अपने को रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे, है ना, तभी पूरे नंबर मिलते हैं। चलो, x एक समुच्चय है जहां x एक विषय, ये विषय नहीं है बच्चों, विषम है ना, एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो आइए ये लो साहब, एक समुच्चय A है, x अपने को क्या लिखनी है बच्चों, रोस्टर विधि लिखनी है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, विषम प्राकृत संख्या कहां शुरू होती है, 1 3 5 7 9। अब क्या लगा देंगे, डॉट डॉट डॉट, ये लीजिए खत्म। कोई इसने लिमिटेशन तो लगाई नहीं, कोई हमारे को बाधित तो किया ही नहीं कि साहब n का मान इतना होना चाहिए या 10 से छोटा 20 से छोटा, कुछ नहीं बोला ऐसा। तो ये 1 3 5 7 9 सब क्या है, ये क्या है बच्चों बताओ जल्दी से, विषम प्राकृत संख्या है। हमने इसको रोस्टर विधि में कन्वर्ट कर दिया। रोस्टर विधि बोलो चाहे सूचीबद्ध बोलो, बात तो एक ही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है इसका, x एक पूर्णांक है, x -1/2 से बड़ा तथा 9/2 से छोटा होना चाहिए। अब पूर्णांक है तो पॉइंट तो बिल्कुल नहीं आएंगे, हमें पता है ना, इंटीजर्स मैंने पहले तुम्हें पढ़ा दिया, दशमलव का कोई काम नहीं होता। तो बच्चों ध्यान से देखिए, b एक समुच्चय, चलो रोस्टर विधि लिखनी है हमारे को सूचीबद्ध, तो -½ से बड़ा। अब कई बार कुछ बच्चे इसमें -1 कर देंगे, है ना, -1 इससे छोटा होगा ना बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट हो जाएगी हमारी कहानी, इंटीजर पूर्णांक 0 1 2 3 और 4 पे रुक जाएंगे, क्योंकि 9/2 9 में 2 का भाग देते हैं तो बच्चों 4.5 आता है। तो उससे पहले पहले की बात करनी है हमारे को, इस साइन का मतलब होता है इससे पहले और इसके बाद, ठीक है जी। समझ में आ रही ना बातें, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। इसी का तीसरा मतलब बहुत ही आसान प्रश्नमाला है ना, सी एक समुच्चय x लोयल शब्द का एक अक्षर है, लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो ठीक है। ये लीजिए साहब, ले लें L O Y थोड़ा गामा बन गया, Y को मैं Y लिख देता हूं, Y A। अच्छा, L 2 बार आ रहा है, मैंने समझा दिया तुम्हें, वापिस समझाने की आवश्यकता नहीं है। कोई शब्द यदि बार बार आ रहा है या उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो समुच्चय निर्माण करते समय उसको दोबारा नहीं लिखा जाता। ये लीजिए, आपको इसको ऐसे भी लिख सकता है ना, पहले A लिख दे, फिर O लिख दे, L लिख दे, Y लिख दे, यानी कि मैंने बोला था क्रम मैटर नहीं करता, ठीक है। इसका 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, X अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो K से पहले आता है। तो बच्चों देखो, एक तो स्वर होते हैं और व्यंजक होते हैं, ये व्यंजक है ना, व्यंजक, ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी में स्वर 5 होते हैं, A E I O U, उनके अलावा K से पहले कौन कौन से आते हैं वो अपन लिख देते हैं, बस खत्म, ठीक है। देखो A B C D E स्वर होता है, F G H I भी स्वर होता है, J, ठीक है। K से पहले की बात हमने कर दी, खत्म। बहुत छोटी छोटी बात है, आगे बढ़ते हैं जी।
प्रश्न 6 आपकी प्रश्नमाला 1.1 का अंतिम प्रश्न, ध्यान से देखिए बच्चों। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में, मैंने ऐसे क्वेश्चन तो मैं एग्जांपल में भी समझाया था पार्ट 3 वीडियो में ना, मतलब बाईं तरफ तो रोस्टर है और इस तरफ क्या है समुच्चय निर्माण विधि, इनको मैच करना है, मिलान करना है कि सही सही होना चाहिए। उधर बाईं तरफ क्या होना चाहिए रोस्टर और इधर क्या होना चाहिए बच्चों समुच्चय निर्माण विधि, है ना। तो 1 2 3 6 क्या पहला वाला है एक अभाज्य संख्या जो और 6 की भाजक है, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ए तो बिल्कुल नहीं होगा। x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। x एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। देखो 6 में 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का खुद का भी जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे 1 का मिलान किससे होगा सी से होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 व 3, x एक अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, बिल्कुल सही जवाब। दूसरे का मिलान ए से होगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है, मैथमेटिक्स तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग एरर है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एच अगर 2 बार आ गया तो भी हमारा आंसर सही है, क्योंकि हमें तो एक बार ही लेना है ना। ठीक है, तो तीसरे का मिलान चौथे से कर दो डी से, बचा कौन सा जो बच गया 1 3 5 7 9, एक्स एक प्राकृत संख्या, ये नहीं, एक्स 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या में 1 3 5 7 9 आएगा, तो चौथे का मिलान दूसरे से 20 हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पॉज करना। अब मेरी बात सुनो, जैसे अभी तो तुमने रफ कॉपी में किया होगा ना, अब एक फेयर कॉपी बनाओ। जैसे स्कूल में गृह कार्य की कॉपी होती है ना, होमवर्क वाली कॉपी, एक कॉपी बनाओ, उसमें सॉल्यूशन तुम बिना वीडियो देखे करो। एक बार तो तुमने वीडियो देख लिया, सब कुछ समझ आ गया, अब प्रॉपर बढ़िया बढ़िया राइटिंग में बिल्कुल तुम्हारी खुद की सॉल्यूशन कॉपी तुम्हारे पास होनी चाहिए, ताकि एग्जाम टाइम में जब उस कॉपी से तुम रिवीजन करोगे ना तो खुद के हाथों से लिखे हुए सॉल्यूशन, मतलब पढ़ते ही वापस ये वाली क्लास याद आ जाएगी, मेरा चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा, सर कैसे समझा रहे थे। पर वो कब आएगा, जब खुद से एक बार मेहनत करोगे, रफ में एक बार सोल्व कर लो इसको, फिर गृह कार्य की कॉपी में दोबारा सोल्व करो। अगले वीडियो में अपन चलेंगे समुच्चय में, आगे की बातें पढ़ेंगे, इसके और अंदर चलेंगे, समुच्चय के टाइप पढ़ेंगे, फाइनाइट, इनफाइनाइट, परिमिति, अपरिमिति, वॉइड सेट, नल समुच्चय, खाली समुच्चय, फिर 1.2 पे चलेंगे, 1.3 पे चलेंगे। इस तरह से जुड़े रहिए बच्चों। ठीक है, आराम से नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।